मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना है कि बदहाल मईशत बहाल होती नजर आ रही है। अवाम को मजीद रिलीफ मिलने की उम्मीद है। तामीराती काम फिर से शुरू हो गए हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मेहनत और जाफशानी का आलमी मालियाती इदारे भी एतराफ़ कर रहे हैं। नवाज शरीफ का कहना था कि वक्त ने साबित कर दिया कि मुखालफिन को बुग़्ज़, हसद, गालम गलोच, बदतमीज़ी, बदतहजीबी के सिवा और कुछ भी नहीं आता। अगर तरक्की का तसलसल ना टूटता तो पाकिस्तान इस खित्ते और दुनिया में कहीं आगे होता, अवाम को तकलीफें ना झेलना पड़ती। मईशत बहाल होने की बातें सिर्फ नून लीग नहीं कर रही, बल्कि गैलप सर्वे में अवाम की भी यही राय है। हालिया गैलप सर्वे के मुताबिक 55% पाकिस्तानी कारोबार में बेहतरी की इतला दे रहे हैं, जबकि मुल्क में कारोबारी एतमाद पिछले 6 माह में 10% बढ़ा है। मुस्तकबिल के हवाले से कारोबारी तवक्कुआत में 19% इजाफा मुस्बत रुझान की निशानदेही कर रहा है। पाकिस्तान में कारोबारी सूरत हाल गैर यकीनी होने का तासुर 7% तक कम हो चुका है। गैलप सर्वे में यह बात भी वाज़े नजर आती है कि मुस्तकबिल के हवाले से कारोबारी एतमाद में 36% इजाफा हुआ है, जो कारोबारी बरादरी के लिए मुस्बत इशारा है। सर्वे के मुताबिक मुल्क में महंगाई और शरह सूद में कमी कारोबारी एतमाद में इजाफे के अहम अवामिल है। कारोबारी तबके ने बिजली की लोड शेडिंग में कमी, जबकि 56% ने लोड शेडिंग न होने की इतला दी है। ये ताज़ा तरीन सर्वे समाही कारोबारी एतमाद के सर्वे का 14वां एडिशन है। गैलप पाकिस्तान ने हालिया सर्वे मुल्क के 30 से जायद अजला में किया, जिसके दौरान सैकड़ों छोटे, दरमियाने और बड़े कारोबार का सर्वे किया गया। बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स एक अहम बैरोमीटर है जो किसी भी मुल्क में कारोबारी बरादरी के जज्बात को जाहिर करता है और इसे पूरी दुनिया में पॉलिसी साज इस्तेमाल करते हैं। यही वो अवामिल है जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून पुरएतमाद नजर आ रही है। वजारत आला संभालने के बाद मरियम नवाज ने गुज़श्ता रोज़ नारोवाल में पहला जलसा किया, जिसमें आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि 2 साल पहले हर जगह से बुरी खबरें आ रही थी, आज हर जगह से अच्छी खबरें आ रही हैं। अगर कहीं से कोई बुरी खबर आ रही है तो वो सिर्फ अडयाला जेल है। बानी पीटीआई का नाम लिए बगैर मरियम नवाज का कहना था कि अडयाला जेल से खत पर खत आ रहे हैं कि अल्लाह के वास्ते मुझे बचा लो। मुखालिफिन पर तंज करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि जिस नवाज शरीफ को मारने और गिराने की कोशिशें की गई, आज मरकज में उसके भाई और पंजाब में उसकी बेटी की हुकूमत है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आवाम की खिदमत कर रही है। वो पूछ रही थी कि बताया जाए कहाँ है वो पाकिस्तान जिसके डिफॉल्ट की बातें की जा रही थी। आज पाकिस्तान की मईशत टेक ऑफ कर रही है। पीटीआई दौर में पंजाब से एक ही खबर आती थी कि गोगी ये खा गई और पिंकी वो खा गई। सिफारिश और रिश्वत के बगैर सूबे में कोई काम नहीं होता था। वजीर आला मरियम नवाज ने बानी पीटीआई पर तनकीद करते हुए कहा है कि वो अपने मुकाफात अमल के दाम में खुद ही आ गए हैं। वक्त ने ऐसा पलटा खाया कि आज उनकी हुकूमत है और बानी पीटीआई अडयाला जेल में कैद है। साहिबजादा हामिद रजा ने मरियम नवाज का यह दावा मुस्तरद कर दिया है कि बानी पीटीआई जेल से निकलने के लिए किसी की भी मिन्नत समाजत कर रहे हैं। उल्टा जवाबी दावा वो ये कर रहे हैं कि बानी पीटीआई को बार बार पेशकश की जा रही है कि अगर वो अपना रवैया बदल लें तो 3 माह में उनकी नाअहली खत्म की जा सकती है। अब ये ऑफर उन्हें कौन कर रहा है और इसमें कितनी सच्चाई है, ये तो वही बता सकते हैं। मगर एक बात जो अब तक बार बार बताई जा चुकी वो ये है कि बानी पीटीआई के लिए नो डील नो ढील, तमाम तर रिलीफ खत्म और लाडलापन खत्म शुद्ध। इसी पर बात करते हैं, पहले एक ब्रेक। एम टैग के बगैर गाड़ी अब पड़ेगी जेब पे भारी, क्योंकि 1 फरवरी 2025 से नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से एम टैग के बगैर मोटरवे पर दाखिल होने वाली तमाम गाड़ियों पर 25% इजाफी टैक्स आयद हो चुका है। इजाफी टैक्स की अदायगी से बचने के लिए आज ही अपनी गाड़ी पर एम टैग लगवाएं। अभी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बुक और शनाख्ती कार्ड के हमराह तशरीफ लाएं। समझदारी दिखाएं, जिम्मेदारी निभाएं। मजीद मालूमात के लिए 1313 मिलाएं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी। मुआशी इस्तेहकाम की कहानी सुनिए मईशत से जुड़ी अहम शख्सियात की ज़बानी। पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो इस क्राइसिस से इस वक्त मूव हुई है स्टेबिलिटी की तरफ, और उसके बहुत सारे आसार सामने आए हैं। आपने देखा कि हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं वो 3 बिलियन से बढ़ के कोई 12 बिलियन पे गए हैं। इस वक्त हमारा जो ओवरऑल इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं उन्होंने रेटिंग पाकिस्तान की काफ़ी इम्प्रूव की है।
लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स की परसेप्शन में आया है, वो जो है वो निगेटिव से पॉजिटिव की रेंज में गई है। और ये जैसा कि आपने भी देखा होगा कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट और पाकिस्तान की फॉरेन एक्सचेंज जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो भी इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा है। रुपया, पाकिस्तान का रुपया जो है वो काफ़ी स्टेबल है। तो ये सारी चीज़ें मिल के एक धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रही हैं। मईशत का पहिया फिर से रवां, उड़ान पाकिस्तान। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ, और इस वक्त मुझे ज्वाइन किया हुआ है जी डॉक्टर शजरा मनसब साहिबा ने, जो कि नून लीग को रिप्रेजेंट करी। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। सहर कामरान साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। बहुत बहुत शुक्रिया सहर ज्वाइन करने के लिए। लास्ट बट नेवर द लीस्ट लाल चंद माली साहब हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया माली साहब ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, वैसे तो खैर बहुत सी अच्छी खबरें हैं माली साहब, मुझे नहीं पता आपके लिए अच्छी खबर होगी या बुरी खबर होगी, क्योंकि पाकिस्तान की जो मईशत है वो बहाल हो रही है और आवाम को रिलीफ मिलने की भी उम्मीद है। और ये बात जो है ना सिर्फ नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, बल्कि आलमी मालियाती इदारे भी कर रहे हैं। IMF तक ये बात कर रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये कह रही है कि मुल्क संभल गया है। मरियम नवाज साहिबा भी जो है वो जलसों में खड़े होकर के कह रही हैं कि भाई कोई माने ना माने, लेकिन मुल्क जो है उसकी मईशत सही सिमत की जानिब रवा दवा है। लेकिन बुरी खबर वो ये दे रही हैं कि अब सिर्फ एक ही जगह से बुरी खबरें आती हैं, और वो है अडियाला जेल। जी माली साहब। जी, बड़ी मेहरबानी आपकी आलमी इदारों की। लेकिन आलमी इदारे ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है। पाकिस्तान में इमरान खान जो है वो पॉपुलर तरीन पार्टी भी उनकी है, वो लीडर भी वो है। जहां तक आप मुआशी हालात की बात कर रहे हैं, तो देखें, इसमें कोई शक नहीं कि जब जब नवाज लीग की हुकूमत आई है, जाहिर सी बात है अब तो नवाज लीग और पीपल्स पार्टी एक ही कॉइन के, एक ही सिक्के के दो जो है तरफ है। कोई नई चीज अब उनमें नहीं है। तो उन्होंने अपनों को, अपने हल्के को, अपनी इलीट क्लास को बड़ा नवाजा है, जहां से ये सारे सर्वे भी जुड़ते हैं। हमारा तो ताल्लुक ग्राउंड से है, आम लोगों से है। आप पाकिस्तान में आज कहीं भी चली जाए, आप आज भी आपको पेट्रोल महंगा मिलेगा, आपको खाने का घी महंगा मिलेगा, आपको बिजली जो 16 रुपए की थी वो 60 रुपए की मिलेगी, आपको डॉलर जो 170-180 रुपए का था वो 278 रुपए का है। पाकिस्तान में जो इस वक्त बहुत तेजी से कर्जे लिए जा रहे हैं, और ये मौजूदा हुकूमत जो है जब 2022 में आई, उस तब से लेके आज तक 22,000 अरब रुपए कर्जा ले चुकी है। सिर्फ मैं आपको बताऊं कि दिसंबर में 1300 अरब रुपए कर्जा लिया गया, जो उसका अगर ब्रेकडाउन हो तो डेली 82 अरब रुपए कर्जा, और हर घंटे में 1.75 बिलियन कर्जा लिया जा रहा है। आवाम की आमदनी नहीं बढ़ी है, लोगों की आमदनी नहीं बढ़ी है। ये इन्फ्लेशन को महंगाई से गलत जो है वो कंपेयर करते हैं। इन्फ्लेशन इज अ नेम ऑफ स्पीड ऑफ द महंगाई। वो महंगाई इटसेल्फ नहीं है। महंगाई 2 सालों में 200% बढ़ चुकी है। आवाम बहुत परेशान है, ना वो बिजली के बिल भर पा रहे हैं, ना वो अपने घर का रेंट दे पा रहे हैं। बच्चों की ऐसी बातें माली साहब, ना गैलप सर्वे 2025 में जो अभी मैंने अपने इब्तिदाई में भी बताया, ना सर्वे करने वालों ने ऐसी कोई बात की, ना सर्वे में ऐसी कोई बात शामिल आई, ना IMF ऐसी कोई बात करे, ना आलमी मालियाती इदारे बात करें। क्या सारे के सारे नून लीग के साथ मिल गए हैं क्या? उनको तो ऐसी बात कोई नजर नहीं आ रही। जाहिर सी बात है, मैं तो इन्हीं सर्वेज और इन्हीं इंडेक्स के ऊपर ही आपसे बात करूंगी। नहीं, मैं आप बिल्कुल करें, मैं उससे एतराज भी नहीं कर रहा, लेकिन मैं उसके साथ साथ ये भी आपकी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के फिगर्स में दे रहा हूं, आपके में फिगर्स दे रहा हूं कि 2024 में 1,30,00,000 पानी जो पाकिस्तान की सिटीजन है, ये वर्ल्ड बैंक ने कहा है, मैंने नहीं कहा। 1,30,00,000 गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। आपके 20 लाख नौजवान, आपका ब्रेन ड्रेन हो गया, मुल्क छोड़ के चले गए, क्योंकि इस मुल्क में उनको कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। आपको रोजाना खबरें आती है कि कभी किसी समंदर में, कभी किसी मुल्क की समुद्री हदूद में आपके नौजवान डूब जाते हैं, अपनी जानों का नजराना देते हैं, क्योंकि वहां या पाकिस्तान में उनको कोई मुआशी हालत बेहतर नजर नहीं आ रही। आप हमें तो ताने देते थे कि आपने नौकरियां नहीं दी, लेकिन आपने तो नौकरियां सिरे से खत्म कर दी, एबॉलिश द पोस्ट।
आपने 1.5 लाख सिर्फ रीजनल गवर्नमेंट की पोस्ट खत्म कर दी, आपने कारोबार तबाह बंद कर दिया। कहाँ है इंडस्ट्री? जो जहां पे फैसलाबाद में आपको लेबर ढूंढने नहीं मिलती थी, वहां पे आज बेचारों को मजदूरी नहीं मिल रही है। 187 ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भी जो टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने कहा है कि पंजाब में जहां पे मरियम नवाज का बहुत बोलबाला है, वहां पे 187 टेक्सटाइल मिल्स सिर्फ बंद हो गई हैं। तो आपकी इंडस्ट्री बंद हो रही है, आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही है। ये डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो आपने बात की है, आपको पता है वो कितनी हुई है? वो टोटल है अपना $1.52 बिलियन, यानी $1.5 बिलियन पे यहाँ पे शाजमाने बजाए जा रहे हैं। जबकि सिर्फ इंटरनेट बंद करने से आपने इस मुल्क में नुकसान किया है $1.62 बिलियन। अब अंदाजा लगाएं कि सिर्फ इंटरनेट बंद करने से इन्होंने जो नुकसान किया है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है। तो ये मुल्क को जो बता रहे हैं ये कंट्रोल मीडिया के थ्रू, ये अपने सोशल मीडिया के थ्रू, ये टोटली झूठ है। पाकिस्तान के अवाम जानते हैं कि इस वक्त ना मुल्क में कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ना उनको कोई रिलीफ मिल रहा है, ना उनकी जो एग्रीकल्चरिस्ट है, ना ग्रोअर्स है, ना उनको उसकी प्राइसेस मिल रही है। अवाम जो है वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं और शदीद महंगाई है। और जैसे ही अब जो 70 रुपए की जो चीनी थी, आज जो 150 रुपए किलो चीनी है, आज कह रहे हैं कि 20 रुपए उस पर हम आपको रिबेट दे रहे हैं। तो भाई आप इतनी महंगाई करने के बाद अवाम के सामने जाकर कैसे कह सकते हैं कि महंगाई कम हो गई है? क्या ये 25 करोड़ अवाम इतने मासूम है कि आपको झूठ को समझ ना सके? पाकिस्तान की मौशियत तबाह। जवाब ले लेते और मैं भी आपको बता देती हूँ कि कैसे अवाम के सामने जाकर ये सारी बातें कर लेते। लेकिन पहले लेट्स लिसन टू डॉक्टर शजरा मनसब एंड सहर कामरान। डॉक्टर शजरा, मैं तो वैसे खैर मुबारकबाद ही देना चाहती थी, लेकिन क्योंकि पीटीआई से शो शुरू करने का ये नुकसान आप लोगों को होता है कि शो का जो टेम्पो है ना वो पीटीआई सेट करती है। अब मैं मुबारकबाद तो खैर आपको नहीं दूंगी कि गैलप सर्वे के ऊपर जो बिजनेस कम्युनिटी है उन्होंने भी अपने एतमाद का इजहार किया है। मैं तो आपसे ये सवाल करूंगी कि सर्वे जो चाहे मर्जी कह लें, आलमी मालियाती इदारे जो चाहे मर्जी कह लें, IMF जो चाहे मर्जी कह लें, नैरेटिव वो है जो पीटीआई बना रही है। और पीटीआई ये कह रही है कि आप जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रहे हैं अवाम के ऊपर, महंगाई के पहाड़ तोड़ रहे हैं। कैसे आप इस चीज को एड्रेस करेंगे? देखिए, अब इनका जो नैरेटिव है ना, अब वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। ये जो मर्जी कहते रहे, जिस तरह की मर्जी बातें करते रहे, ये आलमी जो इस वक्त आदादो शुमार आ रहे हैं उनको भी डिनाई कर रहे हैं, जो सर्वेस हो रहे हैं उनको भी डिनाई कर रहे हैं। जिस तरीके से कि नजर आ रहा है, अब ऑन द ग्राउंड लोगों को पता चलने लग गया है कि काम हो रहे हैं, मुल्क आगे बढ़ रहा है। एक वो वक्त आ गया था जब सब काम जामिद हो गए थे, जब इनकी हुकूमत थी। पंजाब बिल्कुल एक सख्ते में था, उस वक्त कोई काम ही नहीं आगे चल रहा था और करप्शन इस हद तक बढ़ चुकी हुई थी कि वो आसमान को छू रही थी। आज वो सारे लोग यहाँ से मुल्क से भाग चुके हैं, वो फराग होगी और वो लोग सारे जो ये सब कर रहे थे। और अब इस वक्त इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी है। जिस तरीके से आपने बताया, स्टॉक एक्सचेंज आप देखिए कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इन्फ्लेशन, कोई ये नहीं कहता कि इन्फ्लेशन महंगाई होती है, सबको ये पता है कि इन्फ्लेशन का मतलब है कि महंगाई किस उस तरीके से बढ़ रही है। और इस वक्त अगर 2.4 वो है तो पिछले 9 साल की कम तरीन सतह पे वो है। इसका मतलब है कि जल्द ही लोगों को इस चीज का बल्कि अभी अंदाजा होने लग गया। एक वक्त था इनके दौर में जब हर हफ्ते आप जाते थे तो पिछले हफ्ते से ज्यादा बड़ा होता था दालें चावल जो रोजमर्रा की अशिया थी। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टेडी पेस पे जा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे अब हम इन्वेस्टमेंट शुरू होगी पाकिस्तान के अंदर, जैसे जैसे ग्रोथ की तरफ अब हम जाएंगे तो ये सारी चीजें पता चलने लग जाएंगी कि आम आदमी को उस चीज का रिलीफ मिल रहा है। आप देख लें कि एक साल में चाहे वो वफाक हो चाहे पंजाब हो, हमने दिन रात मेहनत की है, हमने दिन रात ये कोशिश की है कि किस तरीके से आम आदमी को फायदा मिल सके। मरियम नवाज शरीफ साहिबा के जितने इनिशिएटिव्स हैं वो खवातीन के लिए, वो किसानों के लिए, वो माजूर अफराद के लिए, वो हर किसी तबके को उन्होंने नहीं छोड़ा। कोई ऐसा एजुकेशन हेल्थ कोई ऐसी जगह नहीं उन्होंने छोड़ी जिसमें कि उन्होंने लोगों को रिलीफ देने की कोशिश ना की हो। यंग लोगों के लिए उन्होंने हर किस्म के मौके फराहम की कोशिश ना की हो जिससे कि उनका आगे रोजगार चल सके। हम जब आए थे तो बीनिश हम किसी किस्म के झूठ लेके नहीं आए थे। हमने ये नहीं कहा था कि हम 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर बना देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हमने ये कहा था कि मुल्क को
پی ٹی آئی ڈیفالٹ کے دہانے پہ چھوڑ کے جا رہی ہے. ہر طرف اس چیز کا ایک خطرہ پھیل گیا تھا کہ خدا نہ خواستہ پاکستان ڈیفالٹ نہ کر جائے. ہم نے کہا کہ ہم اپنی سیاست کو بھی داؤ پہ لگائیں گے لیکن ہم پاکستان کو اس ڈیفالٹ کے دہانے سے بچائیں گے. اور اس چیز کا آپ نے دیکھا کہ ہم نے سخت فیصلے کیے, ہمیں مشکل فیصلے کرنے پڑے. جو کانے بچھا کے گئے تھے ان کے اوپر سے گزر کے ہمیں یہ سخت فیصلے کر کے, لیکن آج آپ دیکھ لیں کہ تمام انڈیکیٹرز یہ دکھا رہے ہیں کہ ملک ایک سٹیبل ہو چکا, اکانومی سٹیبلٹی میں آ چکی ہے. اب نیکسٹ سٹیپ جو ہے وہ گروتھ ہے جس کی طرف ہم انشاءاللہ جائیں گے, اور یہ چیزیں لوگوں کو نظر آ رہی ہیں, ان کو پتا چل رہا ہے. اور یہ ساری اپنی جو نیریٹو اس وقت انہوں نے ساری بولی وہ اس لیے کیونکہ ان کا تمام نیریٹیوز اب فیل ہو چکے ہیں. یہ وہی گھسی پٹی باتیں کر کے سمجھ رہے ہیں کہ شاید عوام کو دوبارہ, لیکن عوام کو بار بار آپ ان جھوٹے نیریٹیوز میں نہیں لے کے جا سکتے. عوام آن دا گراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اور آج مریم نواز شریف صاحبہ کا کامیاب جلسہ, جس طریقے سے لوگ ان کو دیکھتے ہیں, جس طریقے سے محبت سے نکلے, یہ اس چیز کا منہ بولتا ثبوت ہے. رائٹ. سحر کامران صاحبہ, ملک جو ہے وہ صحیح ڈگر پہ چل نکلا ہے اور اگلا جو مرحلہ ہے وہ گروتھ کا ہے, جو نون لیگ کا یہ موقف ہے, کیا آپ اس سے اگری کرتی ہیں؟ ایک دوسری چیز یہ کہ جو عالمی مالیاتی ادارے جو چاہے مرضی کہہ لیں, نمبرز جو چاہے مرضی کہہ لیں, لیکن ایک چیز جو پاکستان تحریک انصاف لگاتار کہتی ہے, ہر پروگرام میں کہتی ہے, جہاں پر بھی ملتی ہے کہتی ہے کہ بھئی پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ہے. کیا آپ مانتے ہیں کہ بے شک چاہے اشاریے بہتر ہو رہے ہوں, حکومت نے بے شک اس ملک کو صحیح ڈگر پر لگا دیا ہو, لیکن اس کے باوجود پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے؟ جی بہت شکریہ دنیش. لیٹس بی آنیسٹ اینڈ لیٹس بی ریئلسٹک. دیکھیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ حالات بہتری کی طرف گامزن ہیں, لیکن اس بات کو سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ملک کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, اور ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا جب ملک کے اندر جو ہے اسٹیبلٹی نہ آئے. یہ جو ہے ہر چیز کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے. اب جہاں تک کہ جن اعداد و شمار کی آپ بات کر رہی ہیں, تو میں بھی آپ کی توجہ دلانا چاہوں گی کہ پچھلے 5 سال سے, میں 1 یا 2 سال کی بات نہیں کر رہی, میں 5 سال کی بات کر رہی ہوں, پاکستان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اور بڑھ رہا ہے. پھر اسی طریقے سے میں آپ کو ٹریبیون کی آپ کو بتا رہی ہوں کل کی, جو انہوں نے کوٹ کیا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو, کہ $420 ملین جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک نے ڈکلیئر کیا ہے, جبکہ پچھلے سال جنوری میں یہی ڈیفیسٹ جو ہے وہ $404 ملین تھا. تو دیکھیں تمام چیزیں, تمام انڈیکیٹرز اچھے بھی نہیں ہیں, تمام انڈیکیٹرز برے بھی نہیں ہیں. جو چیز خوش آئند ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے ڈیفالٹ کی طرف نہیں جا رہے, پاکستان آگے بڑھ رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گی کہ جو حکومت کی پالیسیز ہیں اس پہ غور کرنے کی بہت ضرورت ہے. اس وقت اگر میں سندھ کی بات کروں, یہ جو کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ نہیں بلائی جا رہی, یہ جو 5 کینال کی بات کی جا رہی ہے, جو سندھ کو اس کا ڈیو شیئر نہیں مل رہا پانی کا, تو جو کسان ہیں وہ ہاری ہیں, ان کی زمینیں بنجر ہو رہی ہیں. پچھلے سال جو ہے جس طریقے سے گندم امپورٹ کی گئی, ایک تو خیر نگران حکومت کے دور میں فیصلہ ہوا, لیکن اس بات میں بھی سے انکار نہیں کر سکتے کہ مارچ اور اپریل میں حکومت بننے کے بعد بھی وہ امپورٹ جاری رہی, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو کسان ہے وہ اپنی جو بیسک انویسٹمنٹ ہے وہ ریکور نہیں کر سکا اور ایک بحران کا شکار ہوا, اور جو ان کی محنت سے لگائی ہوئی گندم تھی وہ رل گئی. اور جو حکومت نے شاید اس چیز کو سمجھا نہیں کہ زراعت کی جو ہے کیا اہمیت ہے, اور کس طریقے سے ہمیں جو ہے وہ خالی ایک صوبہ نہیں ہے ملک کے اندر, صرف یہ نہیں ہوگا کہ آپ چولستان کو آباد کریں گے تو آپ باقی ملک کی زمینوں کو بنجر کر دیں گے. جو فیڈریشن ہے نا اس کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے, تو وزیر اعظم صاحب پہ بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ آئین کے مطابق کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ بلائیں اور یہ دیکھیں کہ کون سی پالیسیز جو ہے وہ عوام کے فائدے میں ہے. پھر خصوصی طور پہ میں ایگریکلچر کا ذکر کر رہی ہوں, جیسے پچھلے سال باہر سے اتنی گندم امپورٹ کر لی گئی جو انفیکٹڈ تھی, جو کہ کیمیکل سے آلودہ تھی, جو کہ کھانے کے قابل نہیں تھی, جو بعد میں پاسکو میں رکھ کے جو ہے اس کو نیلام کیا گیا. لیکن جو عام ہاری, جو عام کسان ہے, وہ اپنی گندم جو ہے وہ نہیں بیچ سکا. ہاں جو بڑے ایلیٹ ہے وہ تو ضرور ان کے پاس جو ہے اسٹاک کرنے کی گنجائش ہوگی, انہوں نے اسٹاک کر لی ہوگی, انہوں نے کچھ بچا لیا ہوگا, انہوں نے یا امپورٹ کر دی ہوگی, ایکسپورٹ کر دی ہوگی, یا انہوں نے جو ہے وہ اپنے جو ہے گوداموں میں رکھ لی ہوگی. لیکن باقی جو ایک عام ہاری عام کسان ہے اس کے لیے اس کے پاس اتنی سخت نہیں کہ وہ اس کو جو ہے سٹوریج کر سکتا. پھر کپاس کی
जो फसल है वो मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से बहुत खराब हुई। कमाद की फसल जो है वो मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से बहुत जो है वो उसमें नुकसान हुआ। तो बात ये है कि हुकूमत ने इस चीज को देखा नहीं कि जो आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट क्यों आ रहा है। आपने जो कि लोकल डोमेस्टिक कपास से उस पर 18% आपने ड्यूटी सेल्स टैक्स लगा दिया और जो इम्पोर्ट कर रहे हैं उस पर कोई टैक्स नहीं है, उस पर कोई सेल्स टैक्स नहीं है। तो लोग जो टेक्सटाइल मिल्स हैं वो उनको लगता है कि इम्पोर्टेड जो है कॉटन यार्न और कॉटन जो है वो सस्ती पड़ रही है और जो डोमेस्टिक है वो तबाह हो रही है। तो नुकसान किसको हो रहा है? एक आम किसान को हो रहा है। देखिए, जब आप गैलप के सर्वेस रखें उनको आप पढ़े एक मखसूस तबके तक, लेकिन एक जो आम पाकिस्तानी है, एक आम सिटीजन है, उसकी सफरिंग को आपको देखना पड़ेगा कि वो किस कर्ब से गुजर रहा है। बिजली का बिल मैं अदा नहीं कर सकती, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। जो बिजली का बिल आ रहा है, अभी मौसम सरमा है, मैं ना कोई एसी चल रहा है ना कोई फालतू चीज चलती है, लेकिन बिजली का बिल जो है वो होशरुबा है। तो मसला ये है कि ये वो चीजें हैं जिनसे हम आंखें बंद नहीं कर सकते। फिर इसी तरीके से देखें, जो मुनसिफाना तकसीम होनी चाहिए वसाइल की, अगर जो है आप कर्जे लेके उनको महज जो है वो ऐसे चीजों में लगाएं जिसका फायदा जो है वो किसी मखसूस प्रोजेक्ट को तो हो, लेकिन जो आपके मुल्क के अंदर जो एक फलाह है या जिससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन है उस पे ना हो। तो फिर अभी कल मैं उधर थी ऐवान सदर में, एक बड़ी अच्छी तकरीब थी जो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और जो है वो रीजनल कनेक्टिविटी के ऊपर थी। तो एक बड़ा अहम चीज जो उस वक्त सामने आई कि अगर वाकई जो सी पैक के लिए जो लोन्स आए या सी पैक के लिए जो इन्वेस्टमेंट आई, अगर हम उसको सी पैक पर या गवादर पोर्ट पे या जो है पोर्ट सिटीज पे लगाते तो आज पाकिस्तान का नक्शा जो है बदला होता। तो बात यह है कि हमें सिर्फ प्रोजेक्ट्स को नाम दे के पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता, एक फोरसाइट जरूरी चाहिए होती है। अगर वो फोरसाइट सामने ना रखी जाए और सबको साथ ना लेके चला जाए तो फिर नुकसान होता है। ये जो है ना वजीर आजम की जिम्मेदारी है, ये वो वजीर आजम है, वो चारों सूबों को, वो फेडरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। उनको ये देखना है कि आप जो रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं उसका जो है फायदा पूरे पाकिस्तान को। अपने इंटरनल मीटिंग्स में ये बातें करते हैं बिलावल भुट्टो, ये बातें आई एम श्योर कि शहबाज शरीफ साहब से करते होंगे। मैं कोशिश कर रही थी थोड़ा सा बैलेंस करके, मगर मुझे जो नजर आ रहा है ना, मुझे जो नजर आ रहा है कि हम अगर एक नॉर्मल बात भी करते हैं, हम ये बताएं कि जी पानी की तकसीम में प्रॉब्लम है क्या है, तो आगे से जिस किस्म के जवाब और तानेबाजी आ रही है ना पंजाब से, मुझे लग रहा है हिजान अंगेजी है। ये हिजान अंगेजी इज नॉट गुड, नॉट गुड। आप कर रहे हैं, हम आपकी मेहनत का इतराफ करते हैं। मैं इस पर बात करती हूँ। हिजान अंगेजी आपको नजर आ रही है, ताने सुनने को मिल रहे हैं, ये आपको पीपल्स पार्टी को ऐसा लग रहा है, लेकिन ताने पीटीआई को भी बनाए हैं मरियम नवाज साहिबा ने। इसके बारे में हम बात करते हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद डिस्कशन के सिलसिले को जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिए। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। मुआशी इस्तेहकाम की कहानी सुनिए मईशत से जुड़ी अहम शख्सियात की ज़बानी। गवर्नमेंट को मैं ख़ुद मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि बड़े टाइम बाद माशी हालात पाकिस्तान में काफ़ी बेहतर हैं और स्टेबल होते जा रहे हैं, जिसमें आपका अब करंट अकाउंट सरप्लस है, करेंसी आपकी स्टेबल है, इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है, जो शराइ सूद है उसकी भी काफ़ी उसमें कमी आई है, और जिस तरीके से स्टॉक मार्केट परफॉर्म कर रही है तो उसमें भी जो पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन थी वो तकरीबन 25 अरब डॉलर की थी, अब माशाल्लाह वो बढ़ के 50 बिलियन डॉलर पे पहुंच गई है। ये जब माशी इस्तेहकाम आ गया तो अब आगे ग्रोथ की तरफ हमें जाना होगा, और गवर्नमेंट को अब हमें
उस पॉलिसीज़ की तरफ ले जाना होगा जहाँ पे हम ग्रोथ को अचीव कर सकें। हमें किसी तरीके से भी 5 से 6% ग्रोथ की तरफ जाना होगा। मईशत का पहिया फिर से रवां, उड़ान पाकिस्तान। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। दुरुस्त हर ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर शजरा मनसब मेरे साथ मौजूद हैं, सहर कामरान साहिबा मेरे साथ मौजूद है, लाल चंद माली साहब मेरे साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ जैसे मैं मेहमानों के साथ मुखातिब हूँ, माली साहब मैच भी जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है। आपको पता है ना कि पाकिस्तान का आज मैच हो रहा है, कि आपने सारा फोकस जो है वो सियासत के ऊपर ही रखा हुआ है, लेकिन सियासत भी बहुत ज़रूरी है। आई विश ऑल द बेस्ट टू द टीम पाकिस्तान, और मैं दुआ करती हूँ कि बस जैसे ये शो खत्म हो हमें अच्छी खबर मिले कि पाकिस्तान जीत गया है मैच। एनीवेज वो साथ साथ उसका भी थ्रिल चल रहा है। लेकिन वो जो मरियम नवाज साहिबा आपको ताने मार रही है ना सर, क्योंकि आप उनको कहा करते थे कि, और अभी भी यही कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस इतनी खराब है नून लीग की, ये अवाम में कैसे जाते हैं। जलसा देखा आपने नारोबाल का, ऐसे जाते हैं वो अवाम में। जी पहली बात तो जो आपका इंट्रो था कि मरियम नवाज कह रही है कि बुरी खबरें अजैला से आ रही है, तो अभी जो सैर कामरान साहिबा ने जो कहा तो उनको जरूर ये टीवी प्रोग्राम देखना चाहिए और जो हकीकत है उसको मान लेना चाहिए कि ये सिर्फ पीटीआई नहीं है, ये पीपल्स पार्टी भी उनके लिए क्या कह रही है। वो कह रहे हैं एग्रीकल्चर तबाह कर दिया, इंडस्ट्री तबाह कर दी, फेडरेशन को कमजोर कर रहे हैं। जरदारी साहब पंजाब लग रहा है कि हैं। आप चाहते हैं कि इस शो में पीपल्स पार्टी और नून लीग की लड़ाई हो जाए। पीपल्स पार्टी और नून लीग का अच्छी बात कह ले या आप कह ले प्रॉब्लम, मेरी सुन ले सर, आपका पूरा मौकफ लूंगी, आपके के साथ बात कर रही हूँ। मूड खराब ना करें, मैच बड़ा अच्छा चल रहा है, जरा अच्छे लाइटर मोड के ऊपर जो है ये बाकी शो करते हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है ना, वो जब एक टेबल पे बैठते हैं ना, वो आपस में कुछ ना कुछ अपनी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। यही तो हम आपको कहते हैं कि आप भी टेबल पे बैठना सीख जाएं। ये अपने मामला खुद ही निबड़ लेंगे, आप तिलियां ना लगाएं, आप ना कोशिश करें कि इनके बीच में लड़ाई हो। अच्छा अब मुकम्मल कर लें अपनी बात। आपके मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये कह रहा था कि पीपल्स पार्टी कह रही है आपने एग्रीकल्चर तबाह किया, आपने इंडस्ट्री तबाह की, ये फेडरेशन है आप उसको बर्बाद कर रहे हैं। सदर पाकिस्तान लाहौर जाते हैं तो चीफ मिनिस्टर जो है उनको वो प्रोटोकॉल नहीं देती, वो इज्जत नहीं देती जो उनका हक है। बलूचिस्तान के हालात खराब हैं, आप केपी के चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार भी करते हैं, उसमें गोलियां बरसाते हैं। सिंध जो रोज काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग का मुतालबा कर रहा है, आप वो मीटिंग नहीं बुलाते और सिंध के पानी, उनको एक शिकायत है सिंध के लोगों को कि उनका पानी चोरी हो रहा है, तो आप वो कर रहे हैं। आप SIFC के तहत जो है लाखों एकड़ जमीन पानी ना होने के बावजूद जो बंजर है उसको आप करना चाहते हैं सैराब, और जो पहले कल्टीवेटेड है उसको आप बंजर करना चाहते हैं। तो ये उनको ये मैसेज जरूर जाना चाहिए कि उनकी जो दिल के बहुत करीब पार्टी है पीपल्स पार्टी, उनके ख्यालात भी यही है। ये बात अलग है कि उनके बस में नहीं है कि वो ये हुकूमत छोड़ सके और इनकी नाअहली के एहतजाज में वो बाहर निकल सके, उनकी बेचारों की मजबूरियां हैं इसलिए वो चिपके हुए हैं। जबकि आपने कहा कि जो मरियम साहिबा का जो जलसा, तो देखिए मैं जलसे तो ऐसे नहीं देखता, लेकिन जलसे को दिखाने के लिए अपोनेंट को भी मौका फराहम करना चाहिए। अपोजिशन जब जलसा करने के लिए या एहतजाज करने के लिए आती है तो आप गोलियां चलाते हो, आप सेक्शन 144 लगाते हो, आप माऊ बच्चों बेटियों बेटों पर लाठी चार्ज करवाते हो, उनको जेलों में भेजते हो, उनके चादर और चौदीवारी का तकद्दुस पायमाल करते हो, आप ह्यूमन राइट्स की संगीन वायलेशंस करते हो, और उसके बाद आप कोई जलसी करके आप कौम को ये मैसेज देना चाहते हैं आपको मुकाबला करना है तो आए, ओपन आए, एक तरफ एक ग्राउंड में आप करें, दूसरे में पीटीआई को कर ले, करने दे, एक आप मीनारे पाकिस्तान पे कर लें, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौका दे दे कि वो जो है आकर ये जलसे में शामिल हो जाए। तो ये हुकूमत हो जाने के बावजूद जो उनके जलसे हैं ये सबको नजर आ रहे हैं, और उनकी बुकलाट भी, उनको ख्वाब में भी इमरान खान नजर आते हैं, उनको ख्वाब में वो जेल में बंद करके भी डर रही हैं। अब देखिए उनको जेल में बंद कर दिया, आप सुकून से हुकूमत करो, लेकिन आपको डर और खौफ मौजूद है, आपको चैन ही नहीं है। आप जब तक इमरान खान का नाम ना लें, उन पर तनकीद ना करें, उसके खौफ का इजहार ना करें। सिर्फ ये मरियम साहिबा की बात नहीं कर रहा हूं, ये पीपल्स पार्टी हो, ये नवाज लीग हो, शहबाज शरीफ हो,
नवाज शरीफ साहब भी कोई एक महीने में एक आध दफा बोल लेते हैं, तो उनको भी जब रात को ख्वाब में इमरान खान नजर आते हैं तो सुबह उठ के वो बोल लेते हैं। तो ये पाकिस्तान के अवाम अब समझ गए हैं कि ना आपका पार्लियामेंट में नवाज शरीफ, मरियम नवाज, ये लोग इमरान खान का नाम ले ही नहीं रहे हैं। ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको जवाब ले देती हूँ। शाहजरा मनसब साहिबा चैलेंज एक्सेप्ट कर रही हैं, क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि आप ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी करते हैं। एक दिन आप लोग एक जलसा करें और अगले दिन जो है पीटीआई को जलसा करने का मौका दें, उसी वेन्यू उसी ग्राउंड के ऊपर। आर यू पीपल एक्सेप्टिंग द चैलेंज मैडम? हमारे जलसे और इनके जलसों को कंपेयर नहीं किया जा सकता। हम जब जलसे के लिए निकलते हैं ना, तो हाथों में कीलों वाले डंडे लेके नहीं निकलते, लोगों को आंसू गैस नहीं थमा के निकलते। हम ये तकरीरें नहीं करके निकलते कि हम यलगार करेंगे, हम जेल के ताले तोड़ देंगे, हम कब्जा कर लेंगे, हम सर पे कफन बांध के निकलेंगे। हम तमाम लोगों की तजलील के तरीके के अल्फाज बोल के नहीं निकलते। हम खवातीन की और जो है जर्नलिस्ट हो या कोई भी हो, उनकी इस किस्म के अल्फाज नहीं बोलते। हम जब जलसा करने निकलते हैं तो एक सही तरीके से निकलते हैं, आवाम के लिए आते हैं। इनका जलसे जो है वो जलसे कम, और वो तो यलगार होती है। इनके अपनी जुबान में ये है कि ये यलगार होती है। इनको जो जगह दी जाती है, ना इन्होंने उस जगह के हिसाब से आना होता है, ना उन्होंने उस टाइम का कुछ देखना होता है। किसी हर चीज के खिलाफ वर्जी इन्होंने करनी होती है, कानून को तोड़ के। और ये समझते हैं कि कानून को अपने हाथ में लेकर, और ये आज की बात नहीं है, बहुत देर से ये कर चुके। इस्लामाबाद में दरख्तों को आग किसने लगाई थी? मेट्रो को आग किसने लगाई थी? और जो है सबसे बढ़कर 9 मई जमात चुकी हो, उसके लिए क्या इंसान उसको कहे कि आए आप जलसे करें? और जलसे करके इन्होंने देख तो लिया। ये 26 नवंबर को जो सो कॉल्ड लास्ट इन्होंने कहा हम लास्ट कॉल दे रहे हैं, उसपे तो कोई निकला ही नहीं। पंजाब से कोई निकला नहीं, दीगर सूबों से कोई निकला ही नहीं। इन्होंने केपी में अपने वसाइल इस्तेमाल करके लोगों को जबरदस्ती लाए। लीडरशिप तो इनकी गायब थी, कहीं को लीडरशिप इनकी नजर आई जो लोगों को लेके आती। डी चौक में जो लोग आए थे बेचारे, इनको समझ नहीं आ रही थी कि हम करें क्या, अब जाएं किधर, जो थोड़े बहुत वहां पहुंचे भी। तो इसलिए ये कंपैरिजन नहीं बनता। हम जो है, हमारा फोकस पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर बहुत पोटेंशियल है। और मैं फोकस जो है शजरा साहिबा के, आप ये भी जरा कोशिश करें कि थोड़ा सा फोकस जो है आप सहर कामरान और पीपल्स पार्टी पर भी दे दें। पाकिस्तान पर तो आपने बहुत फोकस कर लिया, उन्होंने तो इतना लंबा चिट्ठा, मैं वेट करी थी कि अभी आप कुछ उनके बारे में बात करेंगे। हालांकि सहर कामरान ने बहुत संभल के बात की है, उन्होंने आपका बड़ा ख्याल रखा है, बहुत संभल के बात की है, लेकिन आप तो बिल्कुल भी जो है वो उनको जवाब नहीं दे रही है। उसको भी जरा जवाब दे दीजिए। मैं उनको जवाब बिल्कुल यही कह रही थी, मैंने यही बात स्टार्ट की थी कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल हमारे साथ है, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं और हमें ये भी पता है कि उनके बगैर हमारी हुकूमत नहीं चल सकती। लेकिन हम पाकिस्तान की एक सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, उसके पोटेंशियल को रियलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। हम जितने भी ऐसे मौके हैं, मसलन प्राइवेट सेक्टर हो गया और चीजें हो गई, जिससे कि लोगों के जॉब्स फराहम हो सके, लोगों की चीजें बढ़ सके, हम तमाम वो पॉलिसीज अपना रहे हैं। जहां तक सूबों का सवाल है, तो देखिए सूबों को अपना बजट मिलता है और हर सूबे ने ये डिसाइड करना होता है कि उन्होंने अपना बजट किस तरीके से इस्तेमाल करना है। जो चीजें पंजाब में हो रही हैं वो वफाक नहीं कर रहा, वो चीफ मिनिस्टर पंजाब कर रही हैं। ये सारे इनिशिएटिव्स वो अपने बजट में से ले रही हैं, उनको वफाक कुछ नहीं दे रहा। इसलिए ये तमाम सूबों को आफ्टर द 18th अमेंडमेंट, सूबों की अपनी भी एक कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने सूबों में किस किस्म की ग्रोथ लाते हैं, अपने सूबों में किस किस्म के मंसूबे लाते हैं, अपनी जो उनका बजट है उनको किन चीजों के अंदर खर्च करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि एक हेल्दी कंपटीशन होनी चाहिए तमाम सूबों के दरमियान में। पंजाब इस वक्त बहुत चीजें कर रहे, बहुत इनिशिएटिव्स कर रहे, उससे सीखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात मैं एग्री करती हूँ कि एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। मैं तो चाहती हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी जो है वो प्रोजेक्ट्स लगे, ताकि हम हेल्दी कंपटीशन करें। कि देखिए जी, मरियम नवाज साहिबा ये कर रही हैं, गंडापुर साहब ये कर रहे हैं, शाह साहब जो हैं वो सिंध में बैठ करके ये कर रहे हैं। बिल्कुल एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। सहर कामरान साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने थोड़ा सा आपका साथ दिया, फिर उन्होंने एकदम से कह दिया कि पता नहीं आपकी मजबूरियां हैं और आप जो है वो इसीलिए हुकूमत का हिस्सा है, करना बहुत कुछ चाहते हैं। क्या मजबूरी हैं जो आपको रोक रही हैं? क्योंकि मुझे पता है मैं सरकारी टेलीविजन पर बात कर रही हूँ, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हम फैक्चुअल बात करें। एक मिनट सर, खुल के बात करें, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, आप सीधी बात में बैठी हैं। जी जी बिल्कुल,
की बात में और सीधी बात करेंगे। देखिए जहां तक कि तरीके इंसाफ का है उनको मैं जवाब नहीं देती, उनको सिर्फ ये कहूंगी कि अल्हम्दुलिल्लाह रात को आयत कुर्सी पढ़ के सोते हैं, किसी को डरावने ख्वाब नहीं आते, ठीक है। तो बाकी ये कि उनको आता होगा ख्वाब में इमरान खान, हमारे लिए उसकी जो उसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया उसकी कोई अहमियत नहीं है। बाकी जो इंसान ने अच्छा बुरा किया है उसको मुल्क के कानून के मुताबिक उसके साथ होना चाहिए। अगर उसने कोई जुर्म नहीं किया तो वो कोर्ट उसको बरी करते हैं, और अगर किया है तो जुर्म की सजा मिलना सबको बड़ी जरूरी है, वरना तमाम कैदी जो है खत लिख के जो है वो रिलीज हो जाएंगे। फिर सब कैदियों को जो है ना खत लिखना शुरू कर देना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज जो बात की शुदा मुंसर साहब ने, तो देखें बात ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सिंध के अंदर जो हमारी तरक्की है मुझसे बहुत मुतमईन है कि आज घर से जिसके लिए सब बातें करते थे हम बिजली पैदा करके नेशनल ग्रिड को दे रहे हैं। इस वक्त हेल्थ का सबसे बेहतरीन निज़ाम जो है फ्री ऑफ द कॉस्ट सिंध के अंदर है। हर वो टेक्नोलॉजी है जिस आज मॉडर्न दुनिया में हो। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं ना आपसे, हम सूबों के दरमियान कंपटीशन की और उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ना पाकिस्तान सिर्फ पंजाब है, ना हमें पंजाब की तरक्की से कोई परेशानी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर सूबे में है और उसके लिए पूरा पाकिस्तान तरक्की करता है, हमें बड़ी खुशी होती है। हम जो बात कर रहे हैं हम कौंसिल कॉमन इंटरेस्ट के इजलास की बात कर रहे हैं जो कि बहुत जरूरी है अगर, और वो आइन के मुताबिक होना चाहिए। हम जो बात कर रहे हैं वो मुनसिफाना तकसीम ऑफ रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। हम जो बात कर रहे हैं अपने शेयर ऑफ पानी की बात कर रहे हैं। हम जो बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर पॉलिसी की बात कर रहे हैं। हम जो बात कर रहे हैं हम जो है गंदम इंपोर्ट की बात कर रहे हैं। हम जो बात कर रहे हैं वो सिंध के उन प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं जो फेडरल गवर्नमेंट ने करने हैं। हम जो बात कर रहे हैं वो आपके करंट अकाउंट डेफिसिट की बात कर रहे हैं कि जो आपका स्टेट बैंक सामने लेकर आ रहा है। हम जो बात कर रहे हैं आपके ट्रेड डेफिसिट की बात कर रहे हैं और उनकी वजूहात को बता रहे हैं कि क्योंकि आप डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं कर रहे, इस वजह से आपका इन्हिसार इंपोर्ट्स पे बढ़ता जा रहा है और आपकी एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं क्योंकि आपकी इंडस्ट्रीज जो है वो पैदा कुछ नहीं कर रही। जब इंडस्ट्रीज आपकी नहीं चलेंगी तो फिर जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसे होंगी। ये तनकीद नहीं है, ये हमारे मुल्क की हकीकत है। ये सूबे से उसका ताल्लुक ही नहीं है। मैंने सूबे पे तनकीद ही नहीं की थी। मैं तो अप्रिशिएट करती हूँ कि मरियम नवाज साहिबा एक खातून है, वो कोशिश कर रही हैं। हम एक लेगेसी लेके चले शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की, जो कि कपास चुनती हुई औरत के पैरों में जूती पहनाने को भी तरक्की की मिराज समझती थी। हमें बड़ी खुशी होगी कोई औरत आगे बढ़ती है तो उसमें कोई हमें एतराज नहीं है। मैं सूबे की बात नहीं कर रही, मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। मैं पाकिस्तान की एग्रीकल्चर पॉलिसी की बात कर रही हूँ, मैं पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स की बात कर रही हूँ, मैं पाकिस्तान के ट्रेड डेफिसिट की बात मेरे पास वक्त कम है, मैं आपका पॉइंट समझ गई हूँ कि आप पाकिस्तान की बात करें, लेकिन इस सारे पाकिस्तान की बात करने के सिलसिले में एक हेल्दी कंपटीशन के करने के बीच में एक और आवाज है जो बड़ी जोरों शोर से आई है, वो है हामिद रजा साहब की। मैं आप ही से उसका आगाज करना चाहूंगी। मैं चाहती हूँ कि तीनों पैनलिस्ट क्विकली इसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर दें। वो एक कह रहे हैं कि जी बानी पीटीआई को ये ऑफर कराई जा रही है कि 3 महीने में अगर आप अपना तरीकाकार, अपना लहजा, अपना एटीट्यूड बेहतर कर लेते हैं तो उसके बाद हम आपको जेल से बाहर ले आएंगे। आपके नॉलेज में है कि ये ऑफर किसने कराई है? हुकूमती बेंचेस में से, पीपल्स पार्टी के बेंचेस में से, एस्टैब्लिशमेंट में से, किसने ऑफर करा दिया इनको? विनेश, ये मुझसे बहुत ऊपर की बात है। मैं इस तरह के डिसीजन मेकिंग में कहीं नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि स्पीकर साहब ने एक जो है डायलॉग, एक जो है रिकंसिलेशन, वो उन्होंने एक प्रोसेस इनिशिएट किया हुआ है। वो रिकंसिलेशन का है या डायलॉग का है या सब एक जो है मफाहिमत में सबको लेके बैठने का है। और मैं समझती हूँ मुल्क के अंदर जो है पॉलिटिकल सियासी डायलॉग जरूर होना चाहिए। दूसरी बात ये कि हमें तारीख से सीखना चाहिए। मैं ये याद कर रहा हूँ कि हर जमात के ऊपर जो है जब मुश्किल वक्त आया तो ये सोचा गया कि वो जमात खत्म हो गई, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब भी जो है वो बाहर गए थे और उसके बाद वापस आए और वजीर आजम बने। उनकी बेटी जो है उसको जेल में कैद किया गया, वो आज वजीर आला है। आसिफ अली जरदारी साहब को जो है 14 साल कैद में रखा गया, उनकी जुबान काटी गई, हर किस्म का प्रोपेगेंडा किया गया। फिर जिन्होंने किया झूठे केसेस बनाए उन्होंने माफी भी मांगी और फिर आज जो है वो सदर मुमलिकत है। तो बात ये है कि हमें जो हम ये वक्त आते हैं और चले जाते हैं, तो लेट्स से कि जी कानून का बोलबाला होना चाहिए और जो है इंसाफ होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी सबकी होनी चाहिए। लेकिन ये जो हम एक सोच बना लेते हैं ना, ये सोच बना के हम समझते हैं कि हमारी बात ही सिर्फ सही है, वहीं से गलती की इब्तिदा होती है। हमें सीखना चाहिए। हम सब ने सख्तियां बर्दाश्त की हैं, ना ही किसी जमात पे पाबंदी लगाने से जमात खत्म होती है, ना ही किसी शख्स को माइनस करने से वो माइनस होता है।
आई थिंक हर शख्स अपनी बड़ी जो अच्छी बात कारकर्दगी आपने से की है सहर, और बड़ी अच्छी बात आप कर रही हैं। यही तो पाकिस्तान की बात है, यही तो पाकिस्तानियत की बात है। मैं चाहती हूँ इसी सिलसिले को मैं आगे लेकर के चलूँ। लालचंद माली साहब, वक्त मेरे पास बहुत कम है, जल्दी से बता दें कि किसने आपको ये ऑफर किया है कि अगर बानी पीटीआई ने जो अपना एटीट्यूड ठीक कर लिया तो उनको 3 महीने के बाद जेल से बाहर निकाल दिया जाएगा। दिस इज अ वेरी बिग ऑफर, और आप लोग तो बिल्कुल मतलब कि हल्के सा अगर कोई बात हो जाए तो आप डायरेक्ट कर्नल लेवल से बात शुरू करते हैं, डायरेक्ट आर्मी चीफ तक आप वो बात पहुंचाते हैं। खत भी आप किसी छोटे लेवल पे लोगों को लिखते नहीं, आप तो खुला खत लिखते हैं, वो भी आर्मी चीफ को। तो जिसने भी आपको ऑफर कराई है उसका नाम तो बताएं। देखिए जी, जो खतूत की बात आप बार बार कही है, खतूत इसलिए लिखे गए कि इमरान खान चाहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के इदारों के दरमियान फासले ना बढ़े, और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए और पाकिस्तान के इदारों के लिए जो हो वो काम होना चाहिए। जहां तक आप ऑफर की बात कर रही हैं, तो देखें ये किसी से ढकी छुपी बात अब नहीं रही कि बैरिस्टर गौहर साहब ने भी आर्मी चीफ साहब से मुलाकात की और बैक ट्रैक में बातचीत चलती रही है, लेकिन बातचीत आगे नहीं बढ़ रही है। उसकी वजह एक है कि इमरान खान इनकार कर रहा है इस हुकूमत को एनआरओ देने से। इमरान खान इनकार कर रहा है कोई डील करने से। इमरान खान इनकार कर रहा है नवाज शरीफ की तरह मुल्क को छोड़कर, अपने कारकुनों को छोड़कर बाहर जाने के लिए। वो चाहते हैं कि आप 9 मई का जो है जुडिशियल कमीशन बनाए। वो चाहते हैं कि आप दोबारा इलेक्शन कराएं, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन अंडर एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। उसके नीचे वो हो आप, वो एक आजाद अदलिया इदारों की इज्जत और एहतराम चाहते हैं, और वो कहते हैं कि मैं अपने अदालतों के थ्रू बाहर आऊंगा, मुझे किसी डील की जरूरत नहीं है। डील मांग रही है तो ये हुकूमत मांग रही चाहते हैं जो शेर अफजल मरवत साहब बताते हैं कि जिन्होंने मिलकर के नवाज शरीफ को बाहर निकाल दिया था, वो वाली अदलिया चाहिए। मुझे बड़ी खुशी है, साकिब निसार साहब की तरह आजकल नून लीग के हीरो हैं। शेर अफजल मरवत साहब भी नून लीग के हीरो हैं, कभी जो बैरिस्टर गौहर भी हीरो बनते हैं। सबको आप हमारे जो पीटीआई से हम रहे या निकल जाएं, तब भी इमरान खान का ये करिश्मा है कि उनके साथ जो रहा होता है वो हीरो बन जाता है। ठीक है, ये आप भी जब माली साहब सच बोलेंगे ना तो आप भी बहुत बड़े हीरो बन जाएंगे, फिर आपने हमारी पकड़ाई में भी नहीं आना। देखिएगा आप, शजरा मनसब साहिबा, ये क्या आप इनको ऑफर करा रहे हैं? आप लोग इनको ऑफर करा रहे हैं कि जी अपना एटीट्यूड ठीक कर लेंगे तो हम आपकी लाअहली खत्म कर देंगे। एक मिनट शजरा, आई विल गिव यू द लास्ट मिनट। एक मिनट सहर, आप क्या कह रही हैं वेरी क्विकली? मेरे पास एक इलाज था जो है इमरान खान साहब का। मैं कहती हूँ उनकी न्यूयॉर्क की तकरीर जो है उनको 3 दफा रोजाना जरूर सुनवाएं, उनकी सेहत और उनकी ज़हनी हालत के लिए बहुत अच्छा उसकी हिफाजत होगी। चलिए जी, आपका मशवरा डायरेक्ट अडियाला पहुंच गया क्योंकि अडियाला में पीटीवी आता है। जी शजरा साहिबा, इनकी जितनी भी बातें हैं आप देखें कि कॉन्ट्रडिक्शन से भरी हुई है। अभी ये कह रहे हैं कि खत इसलिए लिखे कि अवाम और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान, क्यों? कोई फासले नहीं है अवाम और फौज के दरमियान। अवाम समझती है कि फौज हमारी सिक्योरिटी की जामिन है। रोज जो शहादतें हो रही हैं, क्या अवाम वो नहीं देख रही? क्या आज तक पाकिस्तान को जिस तरीके से हिफाजत की फौज ने, हमारे बच्चे हैं वो, हमारे भाई हैं वो, क्या अवाम नहीं देख रही? ये क्यों इस किस्म के इबहम पैदा करने की कोशिश करते हैं? क्यों इस किस्म की ये बातें करते हैं? इनकी ये बातें जो है, इनसे इनकी पता चलता है बदनीयती। और आप ये देखें कि जो इन्होंने ओपन लेटर्स लिखे, उनके अंदर क्या क्या बातें नहीं की। एक तरफ ये कहते हैं कि हमने बात ही चीफ से करनी है, और दूसरी तरफ ये उसी चीफ के बारे में क्या क्या बातें करते हैं, क्या क्या इल्जामात लगाते हैं। और आपकी तवज्जो में मबजूल कराऊंगी जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स इनके चलते हैं, जिस किस्म की इन्होंने आर्मी चीफ के बारे में बातें की और ट्रेंड्स चलवाए आ गया है, उस पर अमल दरामद नहीं करना था तो फिर इतने लड़कर, इतना तनकीद बर्दाश्त करके आप वो पिका एक्ट क्यों लेकर के आए? एनीवेज, खैर प्रोग्राम का वक्त भी हो गया, इस बारे में फिर हम अगले शो में बात करेंगे। आज के लिए मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।